हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे, कैसा रहा आपका संडे, कैसा रहा आपका पिछला वीक। और सबसे पहले शायद जिस सवाल का जवाब आप लोगों को मुझ तक पहुंचाना चाहिए वो ये है कि मेरी आवाज एकदम परफेक्ट है। अभी आवाज में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, उसी की वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। तो एक बार आवाज का मुझे कंफर्म कर दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी लोगों को मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आनी चाहिए और सभी लोगों को क्लास एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए, राइट? तो बी कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, है ना। लेट के कभी भी क्लास नहीं करनी। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आप जचे जैसे क्लास करोगे, राइट। आपको बिल्कुल अप राइट सिचुएशन, जैसे अपन नहीं टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते, घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करा करो, थोड़ी बहुत नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, फोकस आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लास को आपको एक वेल मैनेज्ड डेकोरम के अंदर अटेंड करना चाहिए, है ना। आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। आप हमेशा बैठ के क्लास अटेंड करें ताकि आप कंप्लीटली एक्टिव एंड फोकस्ड रह सके क्लास के अंदर, राइट। चलो, तो आप सभी बच्चे जो मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लास एकदम परफेक्ट है, आवाज एकदम परफेक्ट है। यस, 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 यस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। कौन सा वाला चैप्टर? पहला चैप्टर, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब इस चैप्टर से हम बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। हमने विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले कूलाम बल के बारे में, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ा, मजा आ गया। फिर हमने देखा कि यार दो आवेश जो है वो तो एक दूसरे से दूरी पर होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस आवेश की वजह से इस आवेश के ऊपर जाकर बल लगा रही है? उसका हमें आंसर मिला विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। हमने देखा विद्युत क्षेत्र जो है वो भी एक सदिश राशि है और उसको बल के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। बल प्रति एकांक धनावेश, यही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया। अभी तक की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, है ना। सारे के सारे बच्चे जब तक ऐड होंगे तब तक कहानी सुन लो। अब देखो, बल लगाने के लिए तो फिर भी दो आवेशों की आवश्यकता होती है। बल कब लगेगा? जब दो आवेश होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। बट विद्युत क्षेत्र उपस्थित होने के लिए सिर्फ एक आवेश की आवश्यकता है। एक आवेश की वजह से किसी भी बिंदु पर, चारों तरफ किसी भी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी हमने अच्छे से फिगर आउट कर लिया था। हमने देखा था कि कोई भी आवेश ले लो आप, ठीक है। आपने जैसे सपोज करो ये एक आवेश ले लिया कैपिटल क्यू, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, ये दूरी कितनी है? आर। तो यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा के गुणा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया था, बहुत अच्छे से इसको समझा था। फिर आप बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है, ये तो आपने सिर्फ इसका परिमाण बताया है, बताओ इसकी दिशा किधर होगी? तो इसकी दिशा डिपेंड करती है इस आवेश के ऊपर। अगर ये धनावेश है, अगर ये कैसा आवेश है? धनावेश है, तो दिशा कैसे हो जाएगी आपकी? बाहर की ओर हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। और यहां से फिर चीजें हमारी और आसान हो जाएगी। अब हमें एक आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना आता है। बात करें बहुत सारे आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालने की, तो बहुत सारे आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया, बहुत सारे आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालना आ गया। इतना पावरफुल बनने के बाद में भी हमने कहां अटैक किया? हमने द्विध्रुव पर अटैक किया। हमने देखा कि दो आवेशों का एक बहुत ही विशेष निकाय है, एक आवेश धनात्मक, दूसरा आवेश ऋणात्मक, और दोनों के बीच में दूरी भी बहुत कम है। ऐसे द्विध्रुव के लिए हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया और हमने इस द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करी, और उस कोशिश से हमारा आज का लेक्चर जो है वो शुरू होने वाला है, राइट। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो कि प्रेजेंट है मेरे साथ में, फटाफट से कमेंट्स कर दो अगर आप तैयार हो आज की क्लास के लिए। हैशटैग जिद कर, जल्दी से कमेंट कर दो। आई होप सारे के सारे बच्चे तैयार ही होंगे, इंतजार ही हो रहा होगा क्लास का।
मजा आएगा। और आज की जो क्लास है ना, वो भी बेटा डेरिवेशन स्पेशल होगी, वो भी डेरिवेशन स्पेशल होगी। मतलब आज हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं, कुछ सूत्रों की उत्पत्ति करने वाले हैं हम लोग। और ये आपको एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से अक्सर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करना जरूरी है। ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चे यहां पर टाइप कर रहे हैं हैशटैग जिद कर, सारे के सारे बच्चे तैयार हैं और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, कौन कौन सी डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब अक्ष क्या होता है वो भी हम पहले परिभाषित करेंगे और फिर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। निरक्ष पर, अब ये निरक्ष क्या होता है ये भी जानेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर उस निरक्ष के किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। और इसी प्रकार से हम आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ये जो आवेशित वलय है, ठीक है, कैसी दिखती है, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर कैसे विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है, सब कुछ हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और सिर्फ दो हथियार काम आएंगे हमारे, सिर्फ दो हथियार। एकल बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र जो कि हमें पता है k गुणा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, और दूसरा अध्यारोपण का सिद्धांत। सिर्फ इन दोनों की मदद से हम लोग ये सारी की सारी डेरिवेशन करेंगे, मजा आ जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। बस एक निवेदन है मेरा आपसे। निवेदन क्या है कि जब आप आज की क्लास को खत्म करो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपको अपने किसी दोस्त को ये सारी की सारी डेरिवेशन समझानी है। किसी ऐसे मित्र को जो कि हमारे एएसएल के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको आपको ये डेरिवेशन से समझानी है। सर इससे क्या होगा, क्या हमारे एएसएल परिवार का प्रचार होगा? नहीं, ये कहलाती है फिनमेन टेक्निक। जब आप किसी जटिल चीज को, किसी व्यक्ति को समझाते हो, तो आपके दिमाग में वो चीज और ज्यादा आसान हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हम ये डेरिवेशंस करने वाले हैं, अभी मैं टीचर हूं और मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप टीचर बन जाना और आप अपने दोस्तों को समझाना। इस तरीके से ये चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। रेडी करोगे? ये वाला होमवर्क एक्सेप्टेड है सबको? एक बार मुझे बता दो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा होमवर्क देते हैं सर, क्या इस होमवर्क के लिए तैयार हो आप सारे के सारे बच्चे? मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं आपके। ठीक है, अभी तक भी बच्चे हैशटैग जिद का टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। यस, जो बच्चे तैयार हैं कि हाँ यार सर ने इंटरेस्टिंग होमवर्क दिया है, ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बहाने हमारे कुछ मित्र भी बनेंगे। ठीक है, कुछ लड़के तो इसी बहाने हो सकता है अपनी क्रश से बात करने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं, आज चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की। मैंने आपको बताया था जब भी कोई डेरिवेशन करनी हो, सबसे पहले चित्र से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले चित्र से शुरुआत करेंगे। तो चित्र किसका बनाएंगे हम लोग? विद्युत द्विध्रुव का। सबको पता है विद्युत द्विध्रुव कैसा दिखता है। एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश, तो ये रहा आपका ऋणात्मक आवेश, और एक होता है आपका धनात्मक आवेश, ये रहा आपका धनात्मक आवेश। ठीक है, अब अक्ष का मतलब क्या है? अक्ष का मतलब है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा ही क्या कहलाती है? ये रेखा ही इस द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन इस द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। तो सबसे पहली चीज हमने परिभाषित कर दी, पॉइंट नंबर 1 हमने परिभाषित कर दिया कि अक्ष का मतलब क्या होता है। अक्ष का मतलब होता है द्विध्रुव के, अक्ष का मतलब होता है द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को
आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अक्ष। एक चीज हमने क्लियर कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। एक बच्चा लिख रहा है कमेंट्स के अंदर चैट ऑफ, बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है जब आप पढ़ने पे फोकस करते हो ना, तो चैट के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं अपने आप आपसे पूछ लूंगा, तब आपको मेरे से, देखो हमेशा ध्यान रखना, चैट का उपयोग मुझसे बात करने के लिए करना है, आपस में बात करने के लिए नहीं करना, है ना। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको ऑफलाइन की कमी महसूस ना। अब आप खुद इमेजिन करो कि एक ऐसी ऑफलाइन क्लास जहां पर गुरुजी पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कैसी लगेगी वो क्लास? बहुत बेकार हो जाएगी ना क्लास। तो अगर आपको मेरे साथ साथ एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बनाना है ताकि आपको ऑफलाइन की कमी ही ना महसूस हो, तो कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। और एक अनुशासन ये है कि चैट का उपयोग सिर्फ टीचर से बात करने के अंदर करना है, आपको कभी भी आपस में बात करने के लिए चैट का उपयोग नहीं करना, ठीक है। तो पहली चीज हमने कर दी, हमने अक्ष को परिभाषित कर दिया। बहुत अच्छे से सीखना, एक एक पॉइंट अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक। चलो भाई, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आपको द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं, हम एक भौतिक राशि परिभाषित करते हैं जो कि द्विध्रुव को प्रदर्शित करता है, उसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर चित्र में ही हम बता देते हैं कि इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, P, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाता है आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी। अब सामान्यतया हम केंद्र बिंदु से, ये जो केंद्र बिंदु है ना O, यहां से दूरियों का मापन करते हैं। तो यहां से इस आवेश की दूरी हो गई कितनी? A हो गई। और यहां से इस आवेश की दूरी भी कितनी हो गई? A हो गई। ये मध्य बिंदु है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? चित्र के अनुसार कितनी हो गई? 2a हो गई। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2 इंटू ए, ये तो हो गई आवेशों के बीच की दूरी, मल्टीप्लाइड बाय 2। और रही बात इसकी दिशा, तो इसकी दिशा हो जाती है माइनस से प्लस की तरफ, ये हो जाएगी इसकी दिशा। ये वाली दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई, ठीक है। तो अब हमने दो चीजों को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया। हमने क्या परिभाषित कर दिया? हमने द्विध्रुव को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया, दिखा दिया भाई ये रहा देखो हमारा द्विध्रुव, सारी चीजें बता दी इसमें इसके बारे में। और हमने इसके अक्ष को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि हमें अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, बीच में मत लेना। कोई बताएगा बीच में क्यों नहीं ले सकते अपन बिंदु? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने क्या बोला? अक्ष पर आपको बिंदु लेना है, आप इस तरफ ले सकते हो, इस तरफ ले सकते हो, बीच में नहीं लेना आपको बिंदु। इसका कारण आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसका कारण मैंने पिछली क्लास में बताया था द्विध्रुव को परिभाषित करते समय। देखते हैं, देखिए कौन सा बच्चा इसका जवाब दे पाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। या आप पूछ सकते हो किसी से, बहुत कम लोग हैं जो कि इसका जवाब दे पाएंगे कि जब भी हम द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, है ना, तो हम क्यों बिंदु या तो इस तरफ लेते हैं या इस तरफ लेते हैं, क्यों दोनों आवेशों के बीच में नहीं लिया जा सकता बिंदु, है ना। इसका एक बार कारण बताने की कोशिश करो। तो अब हमें एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये रहा हमारा बिंदु, ये रहा हमारा बिंदु, इसका नाम है बिंदु ए। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इस बिंदु का कुछ तो एड्रेस बताना पड़ेगा ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जीरो हो जाएगा बीच में। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं जीरो हो जाएगा, ये कारण सत्य नहीं है, जीरो होगा भी नहीं बाय द वे। सोचो, मैंने द्विध्रुव को परिभाषित करते समय दो चीजें बताई थी। एक तो ऐसा निकाय जिसमें बराबर परिमाण वाले विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश हो, और दूसरी एक और शर्त बताई थी कि दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है। लगाओ दिमाग, दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है। NaCl का एग्जाम्पल बताया था ना, एक तरफ Na एक तरफ Cl, तो दूरी तो है ही नहीं ना दोनों के बीच में, 10 की घात -10 मीटर। कहां रखोगे तुम बिंदु को? आया समझ में? दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है। इसलिए
दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, इसलिए हम इन दोनों आवेशों के बीच में, अभी तो हमने चित्र बनाया है ना, उसमें तो इतनी दूरी दिखा दी, ठीक है, वरना स्कोप ही नहीं है बीच में बिंदु लेने का। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। आया समझ में सबको? इसलिए लेते नहीं है अपन बिंदु। बिंदु हमेशा अपन कहां लेते हैं? बाहर लेते हैं, ठीक है ना। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इस बिंदु का एड्रेस बताते हैं अपन कि ये जो बिंदु है, हमेशा कहां से दूरियों का मापन किया जाता है? केंद्र से। तो हमने बता दिया कि ये जो बिंदु है, ये केंद्र से कितनी दूरी के ऊपर है? ये केंद्र से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? केंद्र से x दूरी पर है। केंद्र से x दूरी पर है। हमेशा दूरियों का मापन कहां से किया जाएगा? केंद्र से किया जाएगा। ठीक, चलो और आगे चलते। अच्छा, अगर केंद्र से दूरी x है, तो बताओ धनात्मक आवेश से कितनी होगी? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ। बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा चित्र में दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक की दूरी x, यहां से लेके यहां तक की दूरी a। तो बताओ ये बची हुई दूरी कितनी होगी? इसी प्रकार से मुझे ये भी बताना कि इस बिंदु की ऋणात्मक आवेश से दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ऋणात्मक आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों का आंसर करना आप। वेरी गुड यार, क्या बात है। देखो अब आया ना मजा पढ़ने के अंदर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी तो हो जाएगी आपकी x माइनस ए, क्योंकि तुमने x में से a को घटा दिया। और अब देखो यहां से, देखो यहां से लेके यहां तक तो x है, और यहां से लेके यहां तक a है, जुड़ गई दूरी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी x प्लस ए हो जाएगी। अब आप में से कोई पूछेगा कि सर हम आवेशों से दूरी क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे? हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो हमें अलग अलग आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा ना, और अलग अलग आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालने में उनसे दूरी की आवश्यकता होगी। इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग आवेशों से दूरी निकाल रहे हैं। आ रहा है अच्छे से समझ में? हर एक चीज का कारण जानते हुए चलो, ताकि आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब हम तैयार हैं हमारा पहला स्टेप जो होगा वो लगाने के लिए। ठीक है, अब हम तैयार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? जो भी हमने चित्र बनाया है, इस चित्र के अनुसार, ठीक है, अक्ष पर, अक्ष पर स्थित बिंदु ए पर धनात्मक Q आवेश, धनात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कितना होगा? धनात्मक Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ठीक है, चलो देखते हैं कितना होगा। तो अब किसी भी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, किसी भी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका नाम हमने रख दिया E1, इसका नाम हमने रख दिया E1। ठीक है, तो हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है? हमें पड़ती है K गुणा आवेश दैट इज Q बटे दूरी। अब दूरी देखो कितनी है, दूरी देखो कितनी। तो यहां से इस बिंदु की दूरी है x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे चलें, आगे चलें, यहां से आगे चलें। आ रहा है सबको समझ में? अब देखो, ये तो हमने सिर्फ परिमाण लिखा है, ये तो हमने सिर्फ परिमाण लिखा है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इसी प्रकार से आप ऋणात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऋणात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हो। इसका नाम रख दिया हमने E2। ठीक है, कितना हो जाएगा? वही K गुणा आवेश कितना हो गया आपका Q बटे दूरी कितनी हो गई? तो ऋणात्मक Q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी यहां तक की? x प्लस ए हो जाएगी, x प्लस ए हो जाएगी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। सबसे पहला सवाल जो बच्चे खड़ा करेंगे वो ये करेंगे कि सर आपने यहां पर माइनस क्यू क्यों नहीं रखा? सर आपने नेगेटिव चिन्ह क्यों नहीं लगाया? यहां पर नेगेटिव चिन्ह क्यों नहीं लगाया? इसका कारण है कि मैं यहां पर परिमाण लिख रहा हूं। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो हमेशा इसी तरीके से आपको करना है। आपने परिमाण लिखा है, परिमाण हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए मैंने यहां पे भी आवेश को धनात्मक रखा है और यहां पर भी आवेश को धनात्मक रखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों परिमाण हैं विद्युत क्षेत्र के। फिर आप बोलोगे सर हमें तो सदिश योग करना होता है, तो सदिश योग में तो दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दिशा तो आपने यहां पर ली नहीं है, चलो दिशा भी ले लेते हैं अपन, आ जाओ। ठीक है, तो आप देखो कि इस धनात्मक आवेश की वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान जो है वो इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा E1। और उसकी दिशा जो है, मैंने बताया था ना, धनात्मक आवेश की वजह से जो दिशा होती है वो हमेशा बाहर जाती हुई होती है, बाहर इस तरफ हो जाएगी दिशा। तो E1 की दिशा तो हो गई इधर, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश की वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा इस दिशा में, ये हो जाएगा आपका E2, ये हो जाएगा आपका E2, इसकी वजह से इस दिशा के अंदर। क्योंकि ऋणात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर आता हुआ होता है, अंदर की तरफ आता हुआ होता है। आ रहा है अच्छे से समझ में सबको? आ रहा है सबको अच्छे से समझ में? तो अब अगर मैं दिशा को शामिल करना चाहूं तो आप ये कह सकते हो कि जो E1 है वो तो किसकी दिशा में है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। नोटिस करो कि E1 और P ये दोनों समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है। ये वाला और ये वाला सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो E1 जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, और E2 जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो मैं E1 की दिशा के बारे में बात करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा ये जो है ये P की दिशा में है। किसकी दिशा में? P की दिशा में, चित्र में भी दिख रहा है, ठीक है। और ये वाली जो चीज है ये P के विपरीत दिशा में है, P के विपरीत दिशा में है। ये आया सबको समझ में? ये आया सबको समझ में? एक चीज द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है और एक चीज द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। मुझे बताओ, मैं रुक रहा हूं यहां पर, है ना, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है ना। तो सारे बच्चे रिप्लाई करो एक बार, सारे बच्चे, है ना, कि सर यहां तक का तो एकदम मस्त समझ में आ गया। और एक एक छोटी छोटी बात को नोट करो कि सर आपने यहां पर चिन्ह क्यों नहीं लगाया, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपने सिर्फ परिमाण लिखा है। देखो मैंने चित्र यहां पर एरो भी नहीं लगाया, सिर्फ परिमाण लिखा है। और दिशा में अलग से लिख रहा हूं, लिख दिया मैंने कि ये P की दिशा में और ये P के विपरीत दिशा में। आया? अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? इनमें से कौन सा बड़ा होगा? E1 का परिमाण ज्यादा होगा या E2 का परिमाण ज्यादा होगा? बताओ। अगर आप परिमाण की तुलना करोगे तो किसका परिमाण ज्यादा होगा? तो एक और चीज हमें यहां पर दिखाई दे रही है, एक और चीज हमें दिखाई दे रही है यहां पर, कि यहां पर आप देखोगे कि जो E1 है, क्योंकि यहां पर आप छोटी संख्या से विभाजित कर रहे हो, x माइनस ए से विभाजित कर रहे हो, x माइनस ए, और यहां पर x प्लस ए से विभाजित कर रहे हो। जब छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो परिमाण बड़ा मिलेगा, और जब बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो परिमाण कम मिलेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला बिंदु इसके पास में है तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और ये वाला बिंदु इससे दूर है तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। तो यहां पर E1 जो है इसका परिमाण E2 की तुलना में ज्यादा होगा। E1 का परिमाण जो है वो E2 की तुलना में ज्यादा होगा। एवं ये जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होगा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा E1 माइनस
E2। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो बड़ा है कुल मिला के जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी उसी ही दिशा में हो जाएगा। तो बड़ा कौन है? E1। E1 किसकी दिशा में है? P की दिशा में। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी किस दिशा के अंदर हो जाएगा? ये भी आपका P की ही दिशा में हो जाएगा। ये भी आपका P की ही दिशा में आपको होता हुआ नजर आएगा। यहां तक आया अच्छे से समझ में? परिमाण हमने अलग से बता दिया कि सर देखो एक सदिश इधर है, ये बड़ा है, एक सदिश इधर है, ये छोटा है। तो कुल मिला के जो होगा विद्युत क्षेत्र वो किस दिशा में होगा? वो इस दिशा में होगा। इसका नाम रखा है हमने ई अक्ष। और ये जो होगा ये इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। और इसकी जो दिशा है वो भी बड़े वाले सदिश की दिशा में हो जाएगी। आ रहा है अच्छे से समझ में? एक एक बच्चे को आ रहा है अच्छे से समझ में? बस अब हमारा काम हो चुका है। यहां तक के सारे स्टेप्स हमारे क्लियर हैं। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इस चित्र को कॉपी कर लेता हूं। इस चित्र को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से अपन एक बार इस चित्र को कॉपी कर लेते हैं। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो अपन कर लेते हैं सेलेक्ट, क्योंकि ये अपने काम आएगा। और इसको कर लेते हैं अपन कॉपी। अगले पेज पे अपन कर लेते हैं इसको। हे भगवान, सारे जुगाड़ है अपने। ठीक है, अगले पेज पे आ जाते हैं अपन, जब तक सारे के सारे बच्चे समझ भी चुके। ठीक, वही चित्र देखो, चित्र सामने होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम यहां तक तो पहुंच ही चुके हैं। अभी हम यहां तक तो पहुंच ही चुके हैं कि हमारा जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होगा, जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होगा उसका परिमाण कितना हो जाएगा? उसका परिमाण हो जाएगा E1 माइनस E2। और उसकी दिशा जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? दिशा हो जाएगी आपकी P कैप। P कैप का मतलब होता है P की दिशा, एकांक सदिश। आया समझ में? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया P की दिशा में। आया सबको समझ में? आ रहा है? वेरी गुड। चलो ये निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। आ जाओ। E1 का मान अगर अपन रखेंगे तो E1 का मान कितना था? a गुणा क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और E2 का मान कितना था? a गुणा क्यू बटे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों का मान रख दिया। अब देखो यहां पर भी के क्यू है, यहां पर भी के क्यू है, दोनों कॉमन आ जाएंगे। दोनों जगह से के क्यू क्या आ गया? कॉमन आ गया। अब अंदर देखो क्या बचा। आप इसका और इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा होके क्या हो जाता है? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ए मतलब समथिंग माइनस समथिंग प्लस, अगर दोनों को गुणा करते हो तो ये चीज आती है। छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाली चीज लगाइए। अच्छा, बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो बाहर आपका क्या लगा हुआ है? यहां पर बाहर आपका स्क्वायर भी लगा हुआ है। ये स्टेप आया सबको समझ में? देखो छोटी छोटी चीजें पूछने से घबराना मत बेटा। मतलब जैसे अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रही हो ना, वैसे घबराना मत कि यार इतने ऑनलाइन इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कैसे पूछूं। आ रहा है ना सबको समझ में? कि सर हाँ पढ़ा तो था छोटी क्लासेस में कि जो a प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, a प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, वो किसके बराबर हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। दिख रहा है ना सबको? वो वाली चीज लगाई है मैंने वो वाली चीज लगाई। अच्छा, लघुत्तम तो ले लिया आप लोगों ने कि सर इसको और इसको गुणा कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा यहां पर और ये आ जाएगा यहां पर। ऐसे ही तो करते थे अपन। तो ये आ गया यहां पर, मतलब x प्लस ए का होल स्क्वायर तो आ गया यहां पर, माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर चला गया। ये आया सबको समझ में? भिन्नों का माइनस कैसे किया जाता है? ठीक है, तो अब देखो सारी चीजें पता पड़ गई हमारी। इसको खोल लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा k गुणा क्यू और ब्रैकेट के अंदर देखो इसको खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा एक्स। ऐसे जब इसको खोलेंगे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax आएगा, आएगा तो ये, बट बाहर ऋणात्मक चिन्ह है उसकी वजह से ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, उसकी वजह से ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, और जो ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा खुद, वो हो जाएगा आपका धनात्मक। क्यों? क्योंकि बाहर ऋणात्मक चिन्ह बैठा हुआ है। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कर दिया हमने ब्रैकेट। आप नोटिस करो ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है आपस में कट जाएंगे, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है आपस में कट जाएंगे, ये दोनों धनात्मक है ये दोनों धनात्मक है। तो कुल मिला के जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आ जाएगा K गुणा Q गुणा 2ax गुणा 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा। यहां तक आया सब बच्चों को समझ में? मुझे बता दो एक बार फटाफट से। सर E2 जो है वो विपरीत दिशा में कहां है बेटा? विपरीत दिशा में ही तो है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक, इस वाली दिशा में ऐसे जा रही है दिशा, और जो E2 है ये वाला तीर देखो वापस उल्टा आ रहा है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जा रहा है मुझसे दूर और E2 आ रहा है मेरी तरफ, तो हो गए ना दोनों एक दूसरे के विपरीत। आ गया सब बच्चों को समझ में यहां तक? अब देखो, अब इसको अपन थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, ठीक है? यहां तक के स्टेप्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब अपन यहां पर आ जाते हैं कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र हुआ वो कितना हुआ, ठीक है? तो यहां से अपन, यहां से चलते चलते अपन वहां पर जा रहे हैं, बोर्ड के उस तरफ जा रहे हैं। अब देखो ये जो 2aq है, ये जो 2aq है ये खुद किसके बराबर होता है? 2aq खुद किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है। इसकी जगह तो रख देंगे p, इस 2 को आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ k गुणा p गुणा x, और नीचे रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग उठाने वाले हैं। कौन सा वाला स्टेप हम लोग उठाने वाले हैं? हम यहां पर ये कहने वाले हैं कि द्विध्रुव में, हम ये कहने वाले हैं द्विध्रुव के लिए एक बहुत खास चीज हमने बताई थी कि आवेशों के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है? तो ए का मान जो है, ए का मान जो है वो एक्स की तुलना में, एक्स की तुलना में बहुत कम होता है। आवेशों के बीच की दूरी, अभी तो मैंने चित्र बनाया है ताकि आपको सब कुछ दिखे इसलिए बड़ा बना दिया, वरना आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो ए का मान एक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसलिए इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसलिए आप ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हो, की तुलना में नगण्य मान सकते हो। ये आया सबको समझ में? नगण्य माना जा सकता है। हर एक चीज अच्छे से सीखो बेटा, हर एक चीज, और इसलिए मैंने बोला है कि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आपको इसको समझाना पड़ेगा किसी को, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने यहां पर 4ax क्यों नहीं लिखा? कोई बात नहीं ना यार, मैंने 2ax गुणा 2 लिख लिया, बात तो वही है 4ax। 4ax लिखता तो मैं आपको फिर ये नहीं समझा पाता कि ये q गुणा 2a जो है वो कैसे p से रिप्लेस हो गया, इसलिए नहीं लिखा ना। थोड़ा सा ये स्टेप्स पकड़ना सीखो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य कर देते हैं। अब देखो हमारा विद्युत क्षेत्र कितना है। तो अब हमारा अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना निकल के आएगा? तो वो निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ के गुणा पी गुणा एक्स बटे ए स्क्वायर को हमने नगण्य कर लिया तो बच गया क्या? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो नीचे है एक्स की पावर 4, और एक एक्स से ये x की पावर 4 कट के क्या रह जाएगा? x क्यूब रह जाएगा।
तो यहां पर आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ के गुणा पी बटे एक्स क्या क्यूब। अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहते हो, अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो आपने पहले ही ये सिद्ध कर दिया कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है और जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो आप यहां पर 2k गुणा पी सदिश लिख के भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज आपने क्या कर ली, यहां पर डिराइव कर ली। क्या खास बात नोटिस कर रहे हो यहां पर बेटा? क्या खास बात नोटिस कर रहे हो? एक अकेले आवेश का जो विद्युत क्षेत्र था वो किसके व्युत्क्रमानुपाती था? वो एक्स स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था। और यहां पर आप क्या देख रहे हो कि द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो खास बात तुमने नोटिस करी वो भी तुम लिख के आना ताकि तुम्हारे कोई नंबर काट ही ना सके। तो यहां पर जो खास बात आपको नजर आई, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहां पर नजर आया, क्या नजर आया कि द्विध्रुव का, क्या नजर आया कि द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र जो है, द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स क्यूब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। आया सबको समझ में यहां तक? आ रहा है सब बच्चों को? अच्छा देखो, फाइनली हमारी जो ऐप है ना उसका अपडेट आ चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी और ऐप को अपडेट भी कर लिया होगा। और अब सारे पीडीएफ और सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड मैनर के अंदर हमारी ऐप के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम के ऊपर हम लोग पीडीएफ डाल रहे थे अभी तक, बट आगे से जितनी भी पीडीएफ है, जैसे इस क्लास की पीडीएफ हो गई, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेगी? ऐप के ऊपर मिलेगी। तो आप अगर एक बहुत अच्छे वेल मैनेज्ड तरीके से हमारे साथ में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप ऐप का इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि क्लासेस के अलावा बहुत कुछ आपको ऐप के ऊपर मिलने वाला है। थोड़ा देरी के लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा देर हुई इस चीज के अंदर, क्योंकि ऐप के नए वर्जन के ऊपर काम चल रहा था और वो चीज हमारे हाथ में भी थी। हम टेक्निकल, हम टीचर्स हैं, टीचर्स के हाथ में होती तो हम वो भी कर लेते, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी। आ रहा है बेटा सबको समझ में? तो ये जो डेरिवेशन है ये सब कर लोगे, ये डेरिवेशन सब लोग कर लोगे बेटा? एक बच्चा है भुवन पटेल, वो पूछा है सर आपका नाम क्या है, बता दो मेरा नाम। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं अब। तो ये तो हो गई विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, याद रख लोगे ये फॉर्मूला? यस, एक बार सारे बच्चे बोल दो समझ में आ रहा है सबको। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ लेता हूं तब तक। सर रसायन विज्ञान कब तक पढ़ाया जाता है बेटा? इसी टाइम पर होती है आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस, ऑल्टरनेट, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री की क्लास होती है 8 बजे, ठीक है ना? हाँ, पिछली कुछ एक क्लास मिस हो गई क्योंकि हमने ऐप के ऊपर क्लास लेना चाहा था, उसकी टेस्टिंग वगैरह करनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो उसकी वजह से वो आपकी एक क्लास जो है वो स्किप हो गई, उसकी चिंता मत करना, एक या दो क्लास आपकी स्किप हुई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया समझ में। सर बैच का एक्सपायरी डेट क्या है बेटा? कोई एक्सपायरी नहीं है, बट हाँ ये है कि पढ़ाई चालू हो चुकी है, तो अगर आप पढ़ने के लिए सीरियस हो तो बैच के अंदर शामिल हो सकते हो। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे अगले केस के ऊपर। अगला केस है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। और मैं एक एक चीज को अच्छे से क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, एक एक चीज को अच्छे से क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप में से हर एक बच्चा, ये जो डेरिवेशंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये एज अ टीचर, एक टीचर की तरह अपने दोस्तों को सिखा सके। सर ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हिंदी माध्यम में स्कूल्स के अंदर
ढंग के टीचर्स नहीं अवेलेबल है। अब आप तो हमारे ऐप के ऊपर आ चुके हो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ चुके हो, आप तो पढ़ रहे हो अच्छे से, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, कितने परेशान होते हैं वो। तो या तो आप उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताओ, बट उससे फिर आपका फायदा नहीं होगा। सच में आपका फायदा पता है कब होगा? चैनल के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। आप इतना बेहतरीन तरीके से खुद समझाओ बच्चों को, फिर बच्चे अपने आप ही पूछ लेंगे यार तू कहाँ से पढ़ रहा है, तब आएगा मजा आपको। वरना आप जबरदस्ती किसी को जाके बोलोगे यार हम तो ASL पे पढ़ते हैं ये वो सब कुछ, सबको लगेगा यार ऐसे ही झूठी बढ़ाइयाँ कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऐसे ही बढ़ाई करते रहते हैं। सच्ची बढ़ाई आपके काम से नजर आनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि यार जब इस प्लेटफॉर्म के बच्चे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स तो पता नहीं कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। ठीक है बेटा, सर एक बार फिर से समझा देते तो मजा आ जाता। बेटा बिल्कुल समझा देंगे, पहले एक बार ये वाला केस देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ निपट लेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, निरक्ष पर। अब निरक्ष क्या होता है, सबसे पहले वही निरक्ष क्या होता है। तो पहले तो अपन क्या बना लेते हैं, अपना द्विध्रुव बना लेते हैं। तो द्विध्रुव तो बहुत आसान है, ये हो गया हमारा धनात्मक आवेश, सॉरी ये ऋणात्मक आवेश हो गया, और ये हो गया हमारा धनात्मक आवेश। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो तो क्या कहलाती है, उसका नाम तो हमने क्या रखा था, उसका नाम रखा था हमने अक्ष। अब ये निरक्ष क्या बला है, निरक्ष, निरक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, निरक्ष क्या बला है कि इस अक्ष को लंबवत समद्विभाजित, क्या लंबवत समद्विभाजित करने वाला तल। ठीक है, ये जो समतल है, अब मैं तो यहां पर रेखा ही बना पाऊंगा बट ये पूरा का पूरा समतल है, तो ये जो समतल है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका निरक्ष। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं निरक्ष, इसको अपन कहते हैं निरक्ष। ठीक है, ये जो समतल है, जैसे ये आपका धनात्मक आवेश हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया, और ये आपका धनात्मक आवेश हो गया, तो बिल्कुल बीचों बीच में से काटने वाला जो समतल होगा, बिल्कुल बीचों बीच में से काटने वाला जो समतल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका निरक्ष हो जाएगा। आ रहा है बेटा सबको समझ में? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर निरक्ष को ही परिभाषित करेंगे कि निरक्ष का मतलब क्या होता है, निरक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के अक्ष को समद्विभाजित, और कैसा समद्विभाजित, लंबवत समद्विभाजित, को लंबवत, लंबवत समद्विभाजित, लंबवत समद्विभाजित करने वाला समतल क्या कहलाता है, निरक्ष कहलाता है। या रेखा भी लिख सकते हो, समतल लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है ना। हमारे पास में निरक्ष भी आ चुका है। अब हमें निरक्ष के किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो मान लो यहां पर है हमारा बिंदु, ये रहा बिंदु, इसका नाम हमने रख दिया बिंदु ए। क्या नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया बिंदु ए। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसका एड्रेस तो बताना पड़ेगा। एक तो एड्रेस तुमने बता दिया कि ये बिंदु निरक्ष पर है, चलो वो तो समझ में आ गया, बट फिर भी कितनी दूरी पर है ये तो बताना पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, चित्र के अनुसार x हो जाएगी। अब सोचो ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, ये है a। ये वाली दूरी कितनी है, ये भी है a। कुल मिला के दूरी कितनी हो गई आपकी 2a। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया आपका P, दैट इज
2a मल्टीप्लाइड बाय q। और इसकी दिशा कैसे हो गई? इसकी दिशा हो गई ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। सब कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। अब सिद्धांत तो यहां पर भी वही लगेगा, सिद्धांत तो यहां पर भी वही लगेगा कि सर अगर हमें इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम पहले धनात्मक का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर ऋणात्मक का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों का सदिश योग कर देंगे। यही तो करेंगे अपन, यही करेंगे। तो जब हमें धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो हमें धनात्मक आवेश से इस बिंदु की दूरी चाहिए होगी, जो कि हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में ये वाली दूरी है, हमारे पास में ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी नहीं है। हमें चाहिए ये वाली दूरी। एक तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, एक तो हमें कौन सी वाली दूरी चाहिए? एक तो हमें ये दूरी जो है ये हमें चाहिए, हमें इस दूरी की आवश्यकता है। कितनी होगी? सबको दिखाई दे रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है, और लंब है x, आधार है a। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा आपका √a² प्लस x²। आया अच्छे से समझ में? इसी प्रकार से ये वाली जो दूरी है, ये दूरी भी आप निकाल सकते हो। और अब तो खैर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, चित्र में आपको दिख रहा होगा कि यार दोनों ही दूरियां बराबर है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? इसका भी मान हो जाएगा √a² प्लस x²। आया सबको समझ में? अच्छे से एक एक स्टेप आपको अच्छे से सीखना है, एक एक स्टेप, ठीक है। अब धनात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है सबसे पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अपन वही लिखेंगे कि इस चित्र के अनुसार, क्योंकि हमने सारी चीजें चित्र में बता दी है, इस चित्र के अनुसार निरक्ष पर स्थित बिंदु, कौन सा वाला बिंदु है? निरक्ष पर स्थित बिंदु A पर सबसे पहले धनात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इसका नाम हम रख देते हैं E। अब E1 और E2 नहीं लिखूंगा मैं, उसका कारण आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। E1 और E2 नहीं लिखूंगा, उसका कारण आपको समझ में आएगा। और अगेन मैं सिर्फ परिमाण लिख रहा हूं, तो परिमाण में मुझे कोई चिन्ह नहीं लगाना। तो कैसे निकालते हैं अपन विद्युत क्षेत्र? अपन निकालते हैं K गुणा आवेश Q, है ना, कोई चिन्ह नहीं लगाना क्योंकि अपन अभी परिमाण निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर। कौन सी वाली दूरी? ये वाली दूरी का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा? नीचे सिर्फ a² प्लस x² रह जाएगा। कितना आसान हो गया। उन्होंने तो बहुत आसान कर दिया कि दिशा की चिंता करो मत, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, तो कोई प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से ऋणात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का नाम भी मैंने E रखा है। अब आपको कारण समझ में आएगा क्यों E रखा है, क्योंकि ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है ये भी कितना आएगा? K गुणा Q बटे दूरी यहां पर भी कितनी है? सेम है। इसका मान भी कितना हो जाएगा? a² प्लस x² हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं कि सर चिन्ह क्यों नहीं लगाते, क्योंकि सर ने यहां पर सिर्फ परिमाण लिखा है, सिर्फ परिमाण लिखा है, परिमाण में कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। फिर सर दिशा का क्या होगा? क्योंकि हमें तो सदिश योग करना है, दिशा दिखाते हैं ना अपन। धनात्मक आवेश की वजह से जो दिशा होती है, धनात्मक आवेश की वजह से जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, तो ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा ये धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र, धनात्मक की वजह से बाहर की ओर, और ऋणात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है। अब इनका सदिश योग कैसे करेंगे? अब सदिश योग करने का एक तरीका तो ये है कि हम सदिश योग वाला फॉर्मूला लगाएं, हम सदिश योग वाला फॉर्मूला लगाएं। सर कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर
इस कोण को थीटा मान लिया जाए, इस कोण को अगर थीटा मान लिया जाए और यहां पर एक समांतर रेखा आप खींच दो, तो बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? ये वाला कोण भी थीटा होगा। और ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो सोचो, इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण कितना हुआ? सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बताओ, सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बताओ कि यार ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, इन दोनों सदिशों का योग करना है, दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? सबको दिख गया होगा चित्र से, सबको दिख गया होगा चित्र से। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर जो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा, जिसको हम लिखेंगे ई निरक्ष, ठीक है, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब, अरे 120 डिग्री क्यों लिख रहे हो? 120 क्यों लिख रहे हो? हमें थोड़ी ना पता है कि ये 60 डिग्री है, 120 नहीं होगा बेटा। थीटा और थीटा कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, कुल मिला के 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा चलो ये याद दिलाओ कि जब दो सदिश बराबर हुआ करते थे तो उनका परिणामी सदिश कितना हुआ करता था? याद दिलाओ मुझे कि ये आपका पहला सदिश है, ठीक है, ई, और ये आपका दूसरा सदिश है, ये भी है ई, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो बताओ जो परिणामी सदिश होगा, जो बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरेगा, ये आपका जो परिणामी सदिश होगा ये कितना होगा? इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने डायरेक्ट, कि जब दो सदिश जिनका तुम योग कर रहे हो उनका परिमाण बराबर हो जाए तो परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं? आई होप आपको सबको पता होगा। ट्वाइस ऑफ, दोनों में से कोई सा भी उठा ले, दोनों बराबर है, ईच वेक्टर। कैसे याद रखोगे? ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर, हर सदिश का दुगना। और यहां पर आता था कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी उनके बीच का एंगल है उसको हम किससे डिवाइड कर देते थे? 2 से डिवाइड करते थे। ये याद आया? इसीलिए मैंने आपको सदिश पढ़ाया था जब आपके 11वीं के पाप मैं धो रहा था। अरे तो क्या हम इसका उपयोग कर लें यहां पर? आप बच्चे बताओ, आप बच्चे बताओगे तो उपयोग करेंगे। देखो सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हो, सारे बच्चों को याद है ये फॉर्मूला। और इसी से तो चीजें आसान होगी, वरना मुझे बहुत लंबा रास्ता बताना पड़ता आपको। अब देखो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो हुआ क्या, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, तो यहां पर भी अपन लगाते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर, तो दोनों में से कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लिया क्योंकि दोनों बराबर है, ए इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट्स के अंदर कि सर आप यहां पर रूट लगाना भूल गए। बेटा भूला नहीं हूं, हमें दूरी का स्क्वायर करना होता है, तो रूट हट जाएगा जब अपन स्क्वायर करेंगे। दूरी का स्क्वायर होता है ना, तो रूट हट जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया। तो ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर, ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा। इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। ये आया सबको समझ में? सारे बच्चे जो मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं वो बताओ सबसे पहले तो कि मजा आया या नहीं आया? यार ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सर ने कितनी जगह यूज किया इस फॉर्मूले को, कितनी जगह यूज कर लिया सर ने इस फॉर्मूले को। आया बेटा सबको समझ में? यस, वेरी गुड। तो अब आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे अपन। ये देखो 2 से 2 कट गया,
अब निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना बच जाएगा, तो वापस से इस चित्र को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चित्र को कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ, तो हम यहां से इस चित्र को उठा के कर लेते हैं। और अगले पेज पर भी इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो यहां तक तो अपन आ ही गए कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, सिर्फ cos थीटा बच जाएगा। यहां से आगे अपन चलते हैं अगले पेज पर। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आया, निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आ गया, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2 गुणा k गुणा q बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणा कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ चित्र में कॉस थीटा कितना है, चित्र देखो, इसलिए मैंने चित्र को कॉपी किया है ना, चित्र सामने होना जरूरी है। इस समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां पर खुद कॉस थीटा किसके बराबर है, आधार, आधार का मतलब हो गया a बटे कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया खुद कॉस थीटा, खुद कॉस थीटा इसके बराबर हो गया। चलो, तो इसका उपयोग करते हैं। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा k गुणा q बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह मैं रख सकता हूं a बटा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको पूरा टोटल लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, k गुणा ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय q, ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय q, और नीचे कुल पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर है 1 और ये पावर है आधी, रूट का मतलब होता है आधी पावर, 1 और आधा, 1 प्लस आधा कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो कुल पावर हो जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। आया यहां तक अच्छे से समझ में। ये जो 2aq है, ये जो गोला मैंने बनाया है यहां पर, ये 2aq, ये खुद किसके बराबर है, ये खुद p के बराबर है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। तो निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है, निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा k गुणा p बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर भी वही वाली शर्त, यहां पर भी वही वाली शर्त कि सर द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के लिए तो हमें पता ही है एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त होती है, क्या होती है कि द्विध्रुव के लिए जो ए स्क्वायर है या जो ए है वो एक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में क्या मान लिया जाता है, की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, गायब कर सकते हो आप। भाई ऐसे समझो कि ये जो है ना, ये महासागर है और ये है बूंद। तो महासागर में अगर बूंद जोड़ भी दोगे तो महासागर पे क्या फर्क पड़ेगा, महासागर महासागर ही रहेगा। तो जब भी किसी बड़ी संख्या के साथ में किसी छोटी संख्या को तुम जोड़ते हो या घटाते हो तो छोटी संख्या को तुम नगण्य कर सकते हो। आ रहा है सबको समझ में, महासागर वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, कि ये बूंद, ये महासागर, तो महासागर में बूंद ऐड भी कर दी तो भी महासागर क्या रहा, महासागर ही रहा। इसलिए ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको नगण्य करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर कितनी है, 3/2। तो पावर पर पावर जब लगी होती है तो पावर्स गुणा हो जाती है, तो 2 को 3/2 से गुणा करोगे तो कुल पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। इसलिए यहां पर जो निरक्ष का विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा
इसलिए यहां पर निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, K गुणा T बटा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर पे पावर लगी तो पावर्स आपस में गुणा हो गई, तो 2 को 3/2 से गुणा किया तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका K गुणा T बटा एक्स क्यूब। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, दिशा की बात करते हैं कि सर दिशा भी तो देखनी पड़ेगी। तो आप सोचो कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, इनका परिणामी सदिश बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगा, तो ये हो जाएगी आपके परिणामी सदिश की दिशा, ये हो जाएगी आपकी परिणामी सदिश की दिशा। ये वाला सदिश, ये वाला सदिश परिणामी सदिश हो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच में, ये हो जाएगा आपका ई निरक्ष। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि यार निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इधर की तरफ जा रहा है, निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ जा रहा है और द्विध्रुव आघूर्ण सर की तरफ आ रहा है। तो आपने नोटिस किया कि जो ई निरक्ष है, आपने नोटिस किया कि जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो सदिश है, ठीक है, इसकी दिशा, इसकी दिशा पी के, पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है। इसलिए सदिश रूप में अगर अपन लिखेंगे, ये तो हमने परिमाण लिखा है इसलिए हमने चिन्ह नहीं लगाया, सदिश रूप में लिखोगे तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सदिश रूप में, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा K गुणा P बटे एक्स क्यूब। और क्योंकि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश एक दूसरे के विपरीत है तो तुम्हें लगाना पड़ेगा एक ऋणात्मक चिन्ह। तो ये जो चीज है ये आपको फाइनली क्या करनी थी, यहां पर प्रूव करनी थी, ये चीज आपको यहां पर फाइनली प्रूव करनी थी। आ रहा है बेटा सबको अच्छे से समझ में आया? तो यहां पर भी खास बात क्या नजर आई, यहां पर भी खास बात क्या नजर आई, दो खास बातें नजर आई। एक कि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, वो तो हमने लिख दी। और दूसरी खास बात हमें क्या नजर आई कि ये भी, ये जो निरक्ष का विद्युत क्षेत्र है ये भी एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। जो निरक्ष का विद्युत क्षेत्र है, ये निरक्ष का विद्युत क्षेत्र भी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। दो खास बातें हमें समझ में अच्छे से आ चुकी है। तो अब मुझे बताओ क्या एक एक चीज तुम्हारी क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, एक एक चीज तुम्हारी क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, बताओ सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर। मजा आ गया तो लिख दो मक्खन, ठीक है। लेकिन मेरा होमवर्क ध्यान रखना बेटा, मेरा होमवर्क ध्यान रखना कि आपको ये सब चीजें एक एक स्टेप किसी बच्चे को सिखाना है, किसी बच्चे को समझाना है। मेरी मेरी बात मान के देखो आप, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। आ गया बेटा सबको समझ में? तो अब हम यहां पर एक बार सारी चीजें नोट कर लेते हैं, यहां पर हम एक बार सारी की सारी चीजें नोट कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं कि हमने द्विध्रुव के बारे में क्या क्या सीखा, हमने द्विध्रुव के बारे में क्या क्या सीखा, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं यहां पे। तो पहली चीज तो हमने ये देखी कि जो बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश होता है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के। जबकि हमने देखा कि द्विध्रुव जो भी होगा, द्विध्रुव, ठीक है, भले ही अक्ष पर निकालो भले ही निरक्ष पर निकालो, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। पहला बड़ा अंतर अकेले आवेश और द्विध्रुव में, ठीक है। तीसरी चीज, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण की ही दिशा में होता है,
उसको अपन लिखते हैं ट्वाइस ऑफ के गुणा पी बटे एक्स क्यूब, ठीक है। और चौथी चीज, निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विपरीत दिशा में होता है, इसलिए लिखा जाता है माइनस के गुणा पी बटे एक्स क्यूब। ये चार बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। आया बेटा सबको समझ में? एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर हमने जब ऐप को अपडेट किया है ना, तो उसमें बैच की एक्सपायरी डेट अक्टूबर आ रही है, तो क्या अक्टूबर में खत्म हो जाएगा बैच? नहीं बेटा, ये बैच आपको तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक आपकी क्लासेस ना हो जाए, सॉरी जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। तो जिस दिन फिजिक्स का एग्जाम होगा आपका बोर्ड का, उस दिन तक आपके पास में ये बैच अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐप के ऊपर गलती से अक्टूबर आ गया है तो मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। अक्टूबर एक्सपायरी का मतलब है कि आप अक्टूबर तक बैच के अंदर, ठीक है, अपने आप को एनरोल कर सकते हो, बट वो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको चेंज करवा दूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकता है दिखेगी आपको यार, है ना, छोटे मोटे ग्लिच वगैरह आ ही जाते हैं ना। तो इसकी इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजा आया सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है? सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? आया? वेरी गुड। तो क्या क्या आप अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की डेरिवेशन कर लोगे? तो अब अपन तीसरी डेरिवेशन पर चलें। रेडी? और एक दिन में 3 डेरिवेशन करोगे अगर आप मेरे साथ इतना अच्छे से समझ समझ के, तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। तीनों में से एक हमेशा पूछी जाती है बोर्ड के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ, अपन चलते हैं अब हमारे आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब होता है रिंग। मैंने मेरे हाथ में कड़ा नहीं पहन रखा और मुझे आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा ऐसा। वलय का मतलब होता है रिंग। कुछ नहीं दिख रहा मुझे रिंग जैसा यहाँ पर, वरना मैं आपको दिखा देता। पता है ना सबको? दिखाने की जरूरत है वलय? कुछ तार वार भी नहीं है, वरना मैं उसका बना के दिखा देता आपको। बाहर देखूं? नहीं है, मुझे चित्र ही बना के बताना पड़ेगा। वलय, तो वलय मतलब जो आप हाथ में कड़ा पहनते हो ना, हाथ में जो कड़ा पहनते हो, मतलब लड़के भी पहनते हैं कड़ा, और लड़कियां तो खैर बहुत सारी चीजें पहनती है, ठीक है ना, हाथ में चूड़ियां वगैरह और सारी चीजें, ठीक है। तो वो क्या है? वो है आपका वलय, ठीक है। अब हमारा जो आवेश है वो एक वलय के ऊपर, ये रहा आपका वलय, इस वलय के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। इस वलय के प्रत्येक बिंदु पर है। अच्छा, वलय जो है ना, वो मैंने ऐसे रख रखी है, मतलब वलय का जो चेहरा है वो आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। वो इस तरीके से आप साइड से देख रहे हो रिंग को। रिंग को आप कहां से देख रहे हो? साइड से देख रहे हो। वलय को आप साइड से देख रहे हो। इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। रख देते हैं अपन आवेश, ठीक है। तो ये एक समान रूप से आवेशित है। इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रखा हुआ है? इसके प्रत्येक बिंदु पर इस प्रकार का आवेश रखा हुआ है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैं जिस ऑर्डर में टॉपिक्स करवाता हूं ना, वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बना है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से। तो हो सकता है कि आप जब किताब से तुलना करो तो आपको लगे यार हमारी किताब में तो ये पता नहीं कहाँ दे रखा है, सर ने तो अभी करवा दिया। या आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको लगे यार किताब में तो यहाँ दे रखे हैं, सर पता नहीं कब करवाएंगे। तो आप जब भी, क्योंकि एक तो अलग अलग राज्यों में जो बोर्ड की किताबें वो अलग अलग है, तो मैं किस बोर्ड की किताब को फॉलो करता हूँ? किसी की भी बोर्ड की नहीं करता। हाँ, एक एनसीईआरटी का ऑर्डर मैं जरूर लेके चलता हूँ, क्योंकि अधिकतम किताबें एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। लेकिन फिर भी
मैंने उसमें भी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत बदलाव कर रखे हैं। तो आपको टॉपिक्स इधर उधर मिलेंगे कि कोई टॉपिक मैं बहुत लेट करवाऊंगा और कोई टॉपिक जो बहुत लेट होने वाला है उसको मैं बहुत पहले करवा दूंगा। बट अंततः जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा होगा, आपके सारे टॉपिक, सारे सवाल, सारे तरीके के सवाल आपके क्लियर हो चुके होंगे। कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो उससे बाहर चला जाए। एमसीक्यू टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, है ना। तो कई बच्चों को लगता है ऐसा कि यार सर ने हमारी किताब में तो ये टॉपिक दे रखा था, करवाया ही नहीं, है ना। तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास रखो ना इतना। इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, आवेश फैला हुआ है। तो हमें क्या दी गई है, हमें एक समान रूप से आवेशित वलय दे रखी है। एक समान आवेशित वलय दे रखी है हमें, ठीक है, जिस पर Q आवेश वितरित है। कुल कितना आवेश वितरित है, Q आवेश वितरित है। सर अगर एक समान रूप से वितरित नहीं होता तो क्या करते हैं? कोई बात नहीं, तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। या क्या फर्क पड़ता वो कारण मैं आपको बताऊंगा। अगर एक समान रूप से आवेशित नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता वो मैं आपको बताऊंगा। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो आप खुद ही जान जाओगे, है ना। ठीक है, तो लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में एक समान रूप से आवेशित वलय ही है, मतलब आवेश जो है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, हर बिंदु पर आवेश रखा हो। ऐसा नहीं है कि किसी हिस्से पे ज्यादा और किसी हिस्से पे कम है। ठीक है, आगे बेटा सबको समझ। चलो, तो ये एक समान रूप से आवेशित वलय है जिस पर Q आवेश वितरित है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मैं चित्र में भी दिखा दूंगा और यहां पर भी दिखा देता हूं। इसकी त्रिज्या है R। कितनी है त्रिज्या, R है। ठीक, तो मैं चित्र के अंदर भी दिखा देता हूं आपको। ये रही इसकी त्रिज्या। ये जो दूरी है, ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी R के बराबर। अब हमें इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अक्ष का मतलब क्या होता है, ये जो वलय है ना, इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो कि इसके समतल के लंबवत हो। तब जानते हैं, इसलिए इसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाती है, ये रेखा कहलाती है इसका अक्ष। ये रेखा कहलाती है इसका अक्ष। तो इस अक्ष पर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये वाले बिंदु पर, इसका नाम है ए। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसका हमें कुछ तो एड्रेस बताना पड़ेगा ना। तो एड्रेस हम हमेशा कहां से बताते हैं, केंद्र से बताते हैं। तो हमने बता दिया कि ये जो बिंदु है ये केंद्र से कितनी दूरी के ऊपर है, ये केंद्र से x दूरी पर है। अब इसका हमें एड्रेस मिल गया। इस बिंदु पर हमें इस वलय की वजह से क्या करना है, इस वलय की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी तक तो हमारे पास में अलग अलग आवेश होते थे, तो हम क्या करते थे, हम अलग अलग आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल के जोड़ दिया करते थे, सदिश योग कर दिया करते थे। ये तो करते थे अभी तक। अब यहां क्या करें, यहां तो हमें दिख ही नहीं रहा अलग अलग आवेश कितने हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हम इस आवेश को विभाजित कर लेंगे। हम इस आवेश का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसको आप बोलते हो अवयव आवेश। एक छोटा सा अवयव लेंगे अपन। तो एक छोटा सा अवयव हम लोगों ने यहां पर लिया, या अल्पांश बोलते हैं इसको, ठीक है। एक अल्पांश आपने यहां पर लिया, अल्प अंश मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा, इसका छोटा सा टुकड़ा। तो ये अल्पांश आपने यहां पर लिया, और इस अल्पांश का आवेश जो है बहुत छोटा आवेश है, तो इसको लिखा जाता है डी क्यू। क्या लिखा जाता है, डी क्यू। और ऐसा का ऐसा ही अल्पांश आपने यहां पर भी ले लिया, ठीक है, दोनों आमने सामने आपने ले लिए। ऐसा का ऐसा ही आपने अल्पांश जो है वो यहां पर भी ले लिया। दो अल्पांश आपने ले लिए, एक यहां पर ले लिया, इसका आवेश भी डी क्यू है, और एक यहां पर ले लिया, इसका आवेश भी डी क्यू है। ऐसे पूरी वलय पर आप क्या ले सकते हो, छोटे 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 अल्पांश ले लेते हो।
ठीक है, अब हमने सर आमने सामने क्यों लिए, उसका कारण मैं आपको बता दूं। इस अल्पांश का, भाई इसको तो बिंदु आवेश माना जा सकता है ना, तो इसका तो विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस दिशा के अंदर होगा, इसका विद्युत क्षेत्र जो है वो मान लो धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश की वजह से बाहर की ओर इस दिशा के अंदर होगा विद्युत क्षेत्र। इसका नाम हमने रख दिया डीई। क्या रख दिया, डीई, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा सा होगा। ऐसे इस अल्पांश का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इस दिशा के अनुदिश होगा और बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर होगा तो ये जो है ये, इसका नाम भी हमने रख दिया डीई। सर दोनों का नाम सेम क्यों रखा, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, दोनों आवेश समान है और दोनों की दूरी भी समान है। देखो ये r है, ये x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी √r² प्लस x², और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x² हो जाएगी। क्योंकि दोनों आवेश भी समान है और दोनों से इस बिंदु की दूरी भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा। ठीक है, इसका मान भी कितना हो जाएगा, k गुणा dq बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब r² प्लस x² हो जाएगा, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, k गुणा dq बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब r² प्लस x², दोनों ही बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों का नाम क्या रख दिया, सेम रख दिया। अब अगर हमें इन दोनों का, अगर हमें इन दोनों का कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, अभी पूरी वलय का नहीं, सिर्फ इन दोनों का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सदिश योग। तो वही वाली चीज देखो, ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण भी थीटा है, दोनों बराबर कोण हो गए, बीच में से विभाजित हो रहे हैं, दोनों दूरियां बराबर है। तो ये वाला जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, कि आपने जो व्यासतः सम्मुख, इसका मतलब क्या हुआ, व्यासतः सम्मुख का मतलब क्या हुआ, व्यास के ऊपर आपने लिया है, सम्मुख का मतलब आमने सामने, तो व्यासतः सम्मुख अल्पांश युग्म बोलते हैं अपन इसको, अल्पांश युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो व्यासतः सम्मुख, और ये हम चित्र के अंदर बहुत अच्छे से दिखा चुके हैं, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं, तो व्यासतः सम्मुख अल्पांश युग्म का विद्युत विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है ना, ईच वेक्टर कितना हो गया, डीई हो गया, गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ट्वाइस ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय वही वाला फॉर्मूला जो कि हम बार बार यूज करते हैं, वही वाला फॉर्मूला जो कि हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 चला गया, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ डीई गुणा कॉस थीटा, और डीई का मान हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के गुणा डी क्यू बटे r² प्लस x², और कॉस थीटा तो आपको यहां से दिख ही रहा है, कितना है कॉस थीटा आपका, कॉस थीटा है यहां पर आधार, तो देखो थीटा के लिए आधार खुद कौन है, x है, तो आधार हो गया आपका x बटे कर्ण हो गया आपका √r² प्लस x², r² प्लस x²। तो ये जो युग्म का जो विद्युत क्षेत्र आया, व्यासतः सम्मुख अल्पांश युग्म का जो विद्युत क्षेत्र आया, वो हमारे पास में आ गया ट्वाइस ऑफ के गुणा डी क्यू, या पहले डी क्यू को बाद में लिख लेंगे, इसको अपन लिख लेते हैं के गुणा एक्स बटे r² प्लस x² की टोटल पावर हो गई 3 डिवाइडेड बाय 2, की टोटल पावर हो गई 3 डिवाइडेड बाय 2, और सिर्फ क्या रह गया यहाँ पर, सिर्फ रह गया आपका
डी क्यू, सिर्फ रह गया डी क्यू। ठीक, तो ये तो एक युग्म का आया है, एक युग्म का आया है। अगर पूरी वलय का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, अगर पूरी वलय का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ये तो एक युग्म का है और इसकी दिशा भी हमने बता दी कि इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होगी। इसकी दिशा जो है वो अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, तो चित्रानुसार व्यासतः सम्मुख अल्पांश युग्म का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, इतना। एवं एवं इसकी दिशा जो है, एवं इसकी दिशा जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी अक्ष के ही अनुदिश हो जाएगी। अब अगर आपको पूरी वलय का विद्युत क्षेत्र निकालना हो, संपूर्ण वलय का अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, ठीक है ना, अगर आपको संपूर्ण वलय का विद्युत क्षेत्र निकालना हो, संपूर्ण वलय का विद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर युग्म का जो विद्युत क्षेत्र है, हर युग्म का जो विद्युत क्षेत्र है उसको आपको जोड़ते चले जाना होगा। या फिर आप ये नोटिस कर सकते हो कि युग्म का विद्युत क्षेत्र कितना है, 2 गुणा के एक्स गुणा फलाना ढिमका। ठीक है, ये युग्म का है, तो एक का योगदान कितना होगा, इसमें एक अल्पांश का योगदान कितना होगा, इसमें एक अल्पांश का योगदान कितना हुआ, का योगदान कितना हुआ। ठीक है, इसमें इसमें मतलब जो युग्म का आपने विद्युत क्षेत्र निकाला है इसमें एक अल्पांश का योगदान कितना हुआ, तो इसका आधा कर दो, आधा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका k गुणा एक्स बटा रूट, या रूट मत लगाओ यहां पर, k गुणा एक्स बटा यहां पर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 गुणा डी। आपने आधा कर दिया भाई, युग्म की वजह से जितना था उसका आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, उसका आपने आधा कर दिया। तो अगर हम पूरी वलय का विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम छोटे 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 अल्पांश लेते चले जाएंगे। अब हमें एक अल्पांश का योगदान पता है विद्युत क्षेत्र में, कुल विद्युत क्षेत्र में कितना है, इतना, तो हम छोटे 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 अल्पांश लेते चले जाएंगे और उन सबका योग कर देंगे। और यहां पे तो सदिश योग भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबकी ही वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अक्ष के अनुदिश होगा। जो एक अल्पांश का योगदान है वो किसके अनुदिश है, अक्ष के अनुदिश। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जो कि आपकी किताबों में देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो डीई है इसके 2 घटक होंगे, एक हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा और एक ये वाला घटक हो जाएगा जिसको अपन बोलेंगे डीई डीई साइन थीटा बोलेंगे। ये जो सदिश है ना, इसको आप घटकों में विभाजित कर लो, एक थीटा कोण पर घटक तो वो कॉस घटक हो गया, मैंने पहले ही सिखाया था आपको, और एक लंबवत घटक। ऐसे ये वाला जो डीई है इसके भी 2 घटक होंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा इधर की तरफ, और ये हो जाएगा आपका इस तरफ डीई साइन थीटा। तो ये जो डीई साइन थीटा घटक है ये तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो यहां से भी आप सेम चीज निकाल सकते हो कि एक अल्पांश का योगदान कितना होगा, डीई कॉस थीटा, वही आएगा निकल के। एक अल्पांश का योगदान कितना होगा, डीई कॉस थीटा, सेम चीज आएगी निकल के। कैसे भी कर लो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चित्र में आप बना के आ जाना और भी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, राइट। तो अब बात आती है संपूर्ण वलय का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, देखो k कांस्टेंट है, सभी अल्पांशों से जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, x, तो एक बार के लिए x भी कांस्टेंट है। नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ
हमें जो ये छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं इनका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें योग करना पड़ेगा, जिसको हम समाकलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण वलय के अनुदिश क्या करना पड़ेगा, जो छोटे 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 अल्पांश हम लेते चले जा रहे हैं उन सबका योग करना पड़ेगा। योग का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो ये जो चीज है ना, ठीक है, ये जो चीज है ये अल्पांशों के आवेशों का कुल योग है। और ये हमें पहले से पता है कितना है, ये है हमारा कैपिटल Q, ये है हमारा कैपिटल Q। तो इसकी जगह इस समाकलन से डरने की जरूरत नहीं है कि और यहां तो समाकलन आ गया, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, कैपिटल Q रख सकते हो। तो अब आपको पता पड़ गया कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, K गुणा कैपिटल Q गुणा x बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। ये चीज आपको क्या करनी थी, यहां पर प्रूव करनी थी। और अब आप इसको याद भी रखना क्योंकि ये हमारे सवालों के अंदर काम आता है, ये हमारे सवालों में काम आता है। आ रहा है बेटा सबको समझ में? तो एक वलय की वजह से वलय के अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हुए हमने सारी डेरिवेशंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको मजा आ गया होगा। बट होमवर्क आप सभी लोगों को याद रखना है कि हमारा जो होमवर्क है वो है अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को इन डेरिवेशंस को कर करके जितनी बार जितने बच्चों को तुम सिखाओगे ना उतना ये अच्छी होती चली जाएगी। करोगे सारे बच्चे? एक बार कमेंट्स में प्रॉमिस कर दो। बेटा 2 से मैंने इसलिए गुणा नहीं किया, यहां पर मैंने 2 से गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक अल्पांश का योगदान देख लिया ना भाई, ये युग्म का है, ठीक है, युग्म का विद्युत क्षेत्र है, तो एक अल्पांश का योगदान कितना होगा, इतना। तो हम छोटे छोटे अल्पांशों का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका योग करेंगे, एक एक अल्पांश का योग करेंगे ना अपन। युग्म का करोगे तो आधा करना पड़ता, हो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ये वाला रास्ता बताता हूँ कि पहले युग्म का विद्युत क्षेत्र निकाल लो, उसमें से एक का योगदान निकाल लो, वो यहां से भी दिख जाएगा तुम्हें कि एक का योगदान कितना है, डी कॉस थीटा, और फिर उसका तुम क्या कर दो, सभी युग्मों के लिए एडिशन कर दो। प्रॉमिस? चलो बहुत अच्छी बात है, मजा आया मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के। फिलहाल के लिए समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।